जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भाग 4, और भाग 4 में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी हम लोगों ने अनुच्छेद 35 तक तो पढ़ लिया। अब हम अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य का यानी जो भाग 3 है, भाग 3 में दिया है मूल अधिकार, और भाग 4 में दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोनों ही मतलब संविधान में दोनों मूल अधिकारी कहा गया है। जैसे बी.एन. राव ने कहा था कि मूल अधिकार को दो प्रकार के मतलब बांटा गया। जैसे जो 12 से 35 तक है वो हम लोगों के लिए मूल अधिकार है। यानी अगर 12 से 35 के बीच में हम लोगों का मूल अधिकार क्या छीना जाएगा तो हम सीधा न्यायालय जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो ये है 36 से 51 तक है, ये सरकार का, जैसे सरकार चाहेगी तभी होगा। यानी इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसमें बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे सकती है। अगर सरकार के पास उतना पैसा यानी उतने संपत्ति या उतना जैसे टेक्नोलॉजी रहेगी तो सरकार वो चाहे तो दे सकती है। लेकिन अगर सरकार नहीं देना चाहती है, मतलब पैसा वैसा होने के बाद भी सरकार सुविधा नहीं देना चाहती है, तब भी आप चाहकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसके लिए इसमें कहा गया है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो जैसे बी.एन. राव ने कहा था कि दो प्रकार से, पहला हो गया भाग 3 को भी एक मूल अधिकार कहा गया है और भाग 4 को भी मूल अधिकार कहा गया है। दोनों में बस इतना ही अंतर है कि आप भाग 3 में अगर आपको मूल अधिकार का हनन हो तो आप सीधे न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अगर भाग 4 में आपको कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें दिया है सरकार का मन है। सरकार चाहे तो ही दे सकता है, सरकार के पास उतनी सुविधाएं दे सकता है। और सरकार नहीं देना चाहता तो भी आप चाह कुछ नहीं कर सकते। जो अम्बेडकर है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि इसमें मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये लोक कल्याणकारी है। यानी इसमें लोगों का कल्याण होगा, लोक कल्याणकारी है। तो देखते हैं अनुच्छेद 36। तो अनुच्छेद 36 में दिया है परिभाषा। तो परिभाषा में यही कहा गया है कि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व अगर सरकार चाहे तो ही दे सकती है। अगर सरकार नहीं चाहे देने के लिए तो आप मतलब कोई बाध्य नहीं कर सकता देने के लिए। यानी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। अनुच्छेद 37 कहता है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय जाने, अगर आपको सुविधा नहीं मिली तो न्यायालय भी नहीं जा सकते, न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता। ये वाद्य योग्य नहीं है, यानी बहस योग्य नहीं है। जैसे आप बहस नहीं कर सकते कि हमको ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें शुरू में एक दिया गया है कि अगर आपको ये सुविधाएं नहीं मिलती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय कुछ नहीं कर सकते। अब अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में कहा गया कि लोक कल्याणकारी है, यानी लोगों का कल्याण करेगी। जैसे इसी अनुच्छेद 38 के राज्य से अगर सरकार चाहे तो दे सकती है। राशन कार्ड इसी के अंतर्गत आता है। अगर सरकार चाहे तो राशन दे सकती है। अगर 1 महीने राशन नहीं मिलेगा तो सरकार की मर्जी नहीं दे सकती। अगर 1 महीना आपको राशन नहीं मिला तो आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ समस्याएं होगी तभी तो सरकार राशन बंद की होगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से। राजनीतिक न्याय में से आप खुद चुनाव लड़ सकते हैं। ये आपको मतलब जैसे अधिकार है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, किसी भी बिरादरी को आप चुनाव लड़ सकते हैं। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय है। अब देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सामान्य कार्य का सामान्य वेतन। जैसे कोई महिला हो या पुरुष हो, दोनों एक का मतलब जैसे सरकारी नौकरी कर रहा हो, ठीक, तो दोनों जब काम कर रहा हो, समान एक ही काम कर रहा हो, तो दोनों को जैसे पुरुष को ज़्यादा या महिला को कम नहीं दे सकते हैं आप वेतन, दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे इसका दुरुपयोग होता है, कहीं कहीं पे समान वेतन नहीं मिलता है। लेकिन इसके अंतर्गत आप दोनों को मतलब समान वेतन, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। और इसी 39 के क में जोड़ा गया है। जैसे जहाँ भी अगर 39 के जहाँ भी मतलब क ख ग घ आए ना, समझ लीजिए कि वहाँ पर संशोधन हुआ है, संविधान में संशोधन हुआ है और उसमें कुछ नया जोड़ा गया है। इसमें नया जोड़ा गया है निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। इसमें निःशुल्क विधि कानूनी सहायता यानी जैसे कानून की सहायता, जैसे कुछ विधि पर जैसे फ्री में कुछ कानूनी सहायता इसमें दी जाएगी। इसमें कुछ फ्री में कानूनी सहायता दी जाएगी। जैसे जैसे मान लीजिए महिला है, ठीक, मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो उसको मतलब मजदूरी कर रहा है तो उसको उतना वेतन दिया जाएगा। इसमें इसके अंतर्गत वेतन दिया जाएगा। इसमें जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। इसमें जैसे कुछ मतलब फ्री में जैसे सामान दिया जाएगा, कुछ फ्री में कानूनी सहायता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप जाएंगे कोई
जैसे कंप्लेन कराना हो पुलिस स्टेशन, तो आप पुलिस स्टेशन जाएगा तो आपको पैसा नहीं लगेगा। हाँ मतलब अगर घूस खाने वाले होंगे तो पैसा ले सकते हैं, लेकिन आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होगा, निःशुल्क आपको कानूनी सहायता दी जाएगी। आप न्यायालय जाएंगे तो वहाँ भी एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आपका मतलब निःशुल्क वहाँ पे मतलब निःशुल्क सहायता, कानूनी सहायता दी जाएगी निःशुल्क। और कोई भी कानूनी सहायता मांगने जाएंगे तो निःशुल्क मिलेगा, नहीं पैसा आपका एक भी नहीं लगेगा। लेकिन कहीं कहीं तो घूस लगता है, कहीं कहीं का। अब देखते हैं अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। इसी के जैसे संविधान बन रहा था तो इसी में गांधी जी और अम्बेडकर में बहस हो गया। गांधी जी कर बोल रहे थे कि ग्राम पंचायत यानी ग्राम ग्राम पंचायत होना चाहिए, अम्बेडकर बोल रहे थे कि नहीं होना चाहिए। अब हो गए दोनों में झगड़ा। तब राजेंद्र प्रसाद आए तो सुलझा दिए। बोले राजेंद्र प्रसाद बोले, जैसे मान लीजिए गांधी जी बोल रहे थे कि ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत में ग्राम का एक मुखिया होगा। लेकिन भीमराव अम्बेडकर बोल रहे थे अगर ग्राम पंचायत होगा तो जैसे कोई सरकारी सुविधा है तो उसके नीचे जाएगा तो वो नेता कुछ उसमें कमीशन रख लेगा, उसके नीचे जाएगा तो वो नेता रख लेगा, फिर मुखिया के पास जाएगा तो मुखिया कुछ रख लेगा। तो उस तरह गांव के पास पहुंचेगा क्या? तो गांधी जी कहें कि अगर आप 100 रुपया भेज रहे हैं, 100 रुपया भेज रहे हैं तो 50 रुपया को नेता रख लिया, 25 रुपया और यानी 20 रुपया मुखिया रख लिया गाँव का। लेकिन 10 रुपया भी तो पहुंचेगा गाँव में, लेकिन पहुंचेगा तो। तभी राजेंद्र प्रसाद आए और बोले ग्राम पंचायत संगठन है जैसे ये राज्य की मर्जी होगी कि अपने मतलब अपने राज्य में ग्राम पंचायत बनाए कि नहीं बनाए। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में कोई भी ग्राम नहीं है, दिल्ली एक शहरी इलाका है, ग्राम गाँव नहीं है दिल्ली में। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी बिहार हो गया, तो इसमें क्या है गांव एक मतलब गांव बसा हुआ है और गांव में एक एक मुखिया है, जिनको मुखिया को सरकार द्वारा पैसा मिलता है और वो मुखिया उस गांव में कुछ काम कराता है या फिर पेंशन हो गया, आवास हो गया, कॉलोनी हो गया, सब देता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 में कहा गया कुछ विशेष दशाओं में कानूनी सहायता दी जाएगी। कुछ विशेष दशाओं में कानूनी सहायता दी जाएगी, जैसे बुढ़ापा में पेंशन दिया जाएगा, वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, और बूढ़े लोगों को शिक्षा शिक्षा दी जाएगी। जैसे पहले के जो बूढ़े लोग पढ़े नहीं है तो क्या अब बच्चों को स्कूल जाएंगे नहीं, उनके लिए एक अलग से क्लास खोला, स्कूल खोला गया है जिसमें इनको बूढ़े लोगों को शिक्षा दी जाती है। अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो जा सकते हैं वहाँ पे। कुछ मतलब काम भी दिया जा सकता है, जैसे कुछ काम भी सरकार जैसे मनरेगा और मनरेगा वाला काम भी देती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 42। अब लोग इतना तो अनुच्छेद 42 में कहा गया है न्याय संगत कार्य के मनुचित दशा। और एक और बात कही गई है इसमें प्रसूति सहायता, यानी अनुच्छेद 42 में कहा गया है प्रसूति सहायता मतलब जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती है उनसे आप मतलब कठिन परिश्रम जैसे जो कठिन कार्य होता है वो नहीं करवा सकते गर्भवती महिलाओं को। जैसे क्या होता है सरकारी कामों में, जैसे सरकारी भर्ती में, आर्मी वार्मी वाले भर्ती में जो महिलाएं गर्भवती हो जाती है उनको डिलीवरी के ठीक 3 महीने पहले छुट्टी दे दिया जाता है, यानी डिलीवरी के 3 महीना पहले छुट्टी दे दिया जाता है और डिलीवरी होने के 3 महीना बाद तक यानी 6 महीना छुट्टी रहता है। यानी सरकारी जो काम करने वाली महिलाएं होती है उनको डिलीवरी 3 महीना पहले और डिलीवरी के 3 महीना बाद 6 महीने का छुट्टी होता है। और सरकार उनका मतलब सरकार उनका सैलरी भी नहीं काटती है, पूरी सैलरी भी मिलती है, इसमें यही सहायता मिलती है। और जो जो इसका मतलब जो पति होता है, जो औरत का पति होता है उसको 1 महीने की छुट्टी मिलती है, डिलीवरी के 15 दिन पहले और डिलीवरी के 15 दिन बाद तक छुट्टी मिल जाती है सरकार से। और इस और अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि आप मतलब जैसे कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको इतना पैसा मतलब दे दिया जाए कि जिससे उसका परिवार चल सके, उसको मतलब इतना पैसा दे दिया जा सके कि जिसको परिवार चल सके। जैसे कोई मजदूरी कर रहा है तो उसको 10 रुपया भी दे देंगे, यानी 10 रुपये से परिवार तो नहीं चलेगा, 10 रुपया भी देंगे तो आपको कानून मतलब जाके सुप्रीम कोर्ट में मतलब सजा नहीं हो सकती। जैसे अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मतलब 23 में कहा गया कि आप किसी से बेरोजगारी नहीं करवा सकते, यानी किसी से बेगारी नहीं करवा सकते, जैसे बिना पैसे कार्य नहीं करा सकते। और इसमें अगर इसमें कहा गया कि आप कार्य तो कराइए लेकिन इतना पैसा दीजिए कि उसके परिवार कम से कम उसका परिवार चल सके। अब देखते हैं जैसे इसी में एक और दिया गया है 43 एक और जोड़ दिया गया है संविधान संशोधन करके। तो इसमें कहा गया है कि कामगारों की भागीदारी, यानी अगर आप कुछ काम करा रहे हैं, उस मजदूर से कुछ काम करा रहे हैं तो आप उससे भी कुछ पूछ के मतलब काम कर रहे हैं। जैसे
कि आप काम कर रहे हैं तो ये थोड़ी हुआ कि आप 24 घंटों से काम कराते रहे। उससे भी पूछ लीजिए भाई कितना बजे आओगे, कितना बजे तक काम करोगे, उससे भी पूछ लीजिए, क्योंकि उनका भी भागीदारी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप ज़बरदस्ती तो काम कराएंगे नहीं उनसे, उनसे भी पूछना पड़ेगा, उनसे भी भागीदारी ज़रूरी है। अब अनुच्छेद 44, जो अनुच्छेद 44 है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम देखते हैं अच्छी तरह से। तो अनुच्छेद 44 में दिया गया समान सिविल संहिता, इस पे हम एक अलग वीडियो बना देंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको शॉर्टकट में बता देते हैं। तो समान सिविल संहिता में कहा गया है कि कोई भी धर्म हो, मतलब अपना अपना, जैसे विवाह हो गया, तो हिंदू का विवाह अलग तरीके से होता है, मुस्लिम का विवाह अलग तरीके से होता है। तो मतलब इसमें एक एक अलग टाइप का समान सिविल संहिता, दोनों के शादी विवाह एक ही तरफ से हो। जैसे तलाक हो गया, इसमें तलाक में आप कोर्ट से तलाक ले सकते हैं, लेकिन जैसे आप मुस्लिम में अभी ख़त्म हो गया है तलाक के, 3 तलाक ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें भी 3 तलाक नहीं ख़त्म हो, तलाक के बिद्दत ख़त्म हुआ है। मुस्लिम में तलाक 3 प्रकार होता है, एक तलाक हसन, तलाक ए हसन, तलाक ए बिद्दत। इसमें भी तलाक ए बिद्दत जो ख़त्म हो गया। इसमें गोद लेना, जैसे कि आप किसी को मतलब गोद लेते हैं किसी बच्चे को, तो आप कम से कम आपकी उम्र से 21 साल वो छोटा होना चाहिए, उस बच्चे को मतलब गोद ले सकते हैं। यानी आपकी उम्र से 21 साल छोटे लोगों को आप गोद ले सकते हैं। वसीयत हो गया, जैसे हिंदू धर्म में लिखा गया है, मतलब हिंदू धर्म में है कि बाप का मतलब जो जमीन वसीयत होता है वो बेटे के नाम हो जाता है, लेकिन अगर किसी का मतलब पिता मर गए और दादा के नाम पर वसीयत है तो उसके पुत्र के नाम पर तभी होगा जब वो दादा चाहेंगे कि हमारे पुत्र के नाम पर तभी होगा, अन्यथा वो नहीं हो सकता। इसमें अब देखते हैं अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा दे। यानी इसी के अंतर्गत जो गांव में प्राइमरी स्कूल है, स्कूल इसी के अंतर्गत आते हैं। और सरकार की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जो बच्चा, यानी जो बचवा पैदा हुआ है उस बचवा को मतलब जब पैदा होने से लेके 6 साल तक हेल्थ का ध्यान पूरी सरकार की जिम्मेदारी। यानी आप देखो जो लड़का पैदा होता है उसको पैदा होने से 6 साल तक टीका लगता रहता है, पोलियो का टीका, तो खसरा का टीका, बीसीसी का टीका, बीसीजी का टीका, यानी बहुत से प्रकार का टीका लगता है। और इसमें जैसे शिक्षा का अधिकार पहले इसमें था, यानी पहले सरकार की जिम्मेदारी थी शिक्षा का अधिकार, तो सरकार का मन था कि मतलब दे चाहे ना दे। तो इसमें क्या हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन किया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और शिक्षा के अधिकार को अमूल्य अधिकार बना के अनुच्छेद 21 के क में जोड़ दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में कहा गया है एसटी, एससी और ओबीसी की जाति को कुछ विशेष आरक्षण दिया जाए। जैसे हम बताए हैं, मान लीजिए आरक्षण है तो जो ऊंचे जाति के लोग हैं उनको कोई रोका नहीं, वो अपना मतलब जैसे जो ऊंचे लोग हैं वो अपना बढ़ते जाए, उनको कोई नहीं रोका है। लेकिन जो एसटी, एससी, ओबीसी है इनको सरकार थोड़ी सहायता देती है और सरकार थोड़ी उठाने की कोशिश करती है कि थोड़ी उठ जाए। इसमें आरक्षण की बात कहा गया है, यानी इनको विशेष आरक्षण दिया गया है। जैसे आप भर्ती में देखेंगे कि एसटी, एससी और ओबीसी को विशेष छूट मिलता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराएं, यानी जनता को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए। इसी के अंतर्गत जैसे राशन हो गया, इसी के अंतर्गत राशन वासन आता है। और इसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नशीली दवाएं और शराब पे रोक लगाए। नशीली दवाएं और शराब पे रोक लगाना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 48। तो अनुच्छेद 48 में कहा गया है सरकार की जिम्मेदारी बनती है कृषि को बढ़ावा देना, यानी कृषि को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना। जैसे मान लीजिए जो बीज, खाद और बीज आता है इस पर बहुत कम टैक्स सरकार लेती है, यानी बाकी सब सामान 18% लेती है, लेकिन इस पर मात्र 5 से 7% टैक्स लगता है सरकार। ये बहुत कम टैक्स लेती है कि किसान मतलब अच्छे से अच्छे फसल, बीज और खाद का उपयोग करके अपना मतलब कृषि को बढ़ावा दें। और पशुपालन देखिए, यानी पशुपालन में भी सरकार टैक्स कम लेती है। यानी अगर आप पशुपालन खोलना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं, उसमें सरकार कम टैक्स लेती है। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है, जैसे
जो कृषि है यानी जो हम लोग खाने में योग्य है, जो भी फसल वसल खाने योग्य है उसको तो मतलब कुछ नहीं, लेकिन जो ये अयोग्य है, जैसे जैसे पेड़ पौधा हो गया, इसमें एक समझाते हैं, जैसे अनुच्छेद 48 हो गया, ठीक। अनुच्छेद 48 का कम संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना, ठीक। तो जैसे जैसे मतलब कि जो हम लोग नहीं खाते पीते हैं जो पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण जो है, हम पेड़ पौधे को काट नहीं सकते हैं, वन्य जीव की रक्षा करना, लेकिन जो जंगल में जीव है उनको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आज भी जंगल में हाथी के दांत के लिए हाथी को मार दिया जाता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो राष्ट्रीय इमारत हैं यानी जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा करना। जिससे राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करें, ताजमहल हो गया, तो ताजमहल के चारों तरफ यानी ताजमहल की रक्षा करने के लिए कौन से CISF के जवान, जैसे ताजमहल की रक्षा करने CISF के जवान तैनात हैं। कुतुब मीनार हो गया, इसकी रक्षा करने के लिए भी जवान है। यानी जितने भी राष्ट्रीय, जैसे लाल किला हो गया, तो लाल किले की रक्षा करने के लिए भी वहाँ पे तैनात है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरे मतलब जितने भी राष्ट्रीय इमारत है, स्मारक है, सबकी रक्षा कर सके। हम देखते हैं अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका को मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो है एक मतलब बहुत बड़ी संस्थान है, बहुत बड़ी है। इसमें से न्यायपालिका को अलग करना है, नहीं हम समझाते हैं। जैसे पुलिस है, तो पुलिस के मतलब क्या है, पुलिस का क्या कानून, पुलिस तो बस सिर्फ आपको गिरफ्तार करेगा, सजा तो नहीं दे सकता। सजा देने का अधिकार तो न्यायालय को। तो इसमें क्या था, इसमें जैसे कार्यपालिका था, तो पहले क्या होता था, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगा, वो भी सजा दे देगा। यानी इसमें जैसे इसीलिए कार्यपालिका में से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। यानी इसमें काम है क्या, यानी इसका काम है पकड़ेगा नहीं, पुलिस पकड़ेगा, लेकिन अब काम करना है, लेकिन सजा नहीं दे सकता। सजा देने के लिए यहाँ से ले जाएगा इसको, न्यायालय यहाँ से ले जाएगा, तो न्यायालय इसको सजा देगा। पुलिस का सिर्फ काम है पकड़ना, पकड़ने के बाद इसको न्यायालय पेश करेगा, और न्यायालय जो सजा होगा वो देगा, न्यायालय कानून के हिसाब से देगा। मतलब और इसका काम होता सजा देना, तो ये अपने में मतलब घूस लेके अपने में मतलब सजा यानी। और पुलिस का जैसे मान लीजिए, इसका सिर्फ यही काम है कि मतलब पकड़े और पकड़ के न्यायपालिका को ट्रांसफर कर दे, न्यायपालिका कानून के हिसाब से सजा दे सकती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 में कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो राष्ट्रीय, जैसे सरकार की जिम्मेदारी बनती है राष्ट्रीय जो शांति है उसको बढ़ावा देना चाहिए। यानी जैसे दूसरे दूसरे देशों के बीच में जो विवाद है उसको मध्य अवस्था में सुलझाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी पूरी बनती है। और इसी के अंतर्गत भारत यूएनओ का सदस्य बना। यूएनओ यानी एक संस्था है जो जैसे जो ऐसे मान लीजिए भारत है, जैसे राज्य है यूपी है, तो यूपी में कोई क्राइम हुआ नहीं, यूपी में कोई चोरी कर गया, एक मर्डर करके भागा, तो यूपी में के अंदर रहेगा, तो यूपी की पुलिस ढूंढेगी। भारत के अंदर रहेगा तो भारत के जो क्राइम ब्रांच है वो ढूंढेगी। लेकिन जब भारत के बाहर कोई भाग गया है चोरी करके या फिर मर्डर करके, तो उसको यूएनओ एक संस्था यानी यूएनओ के जो सैनिक होते हैं वो ढूंढते हैं, यानी वो उसको सजा ढूंढने का सजा देंगे। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक समझ में आया हो। और आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।